नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमपीसी जीके ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में ये बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि हमने अब वीडियो अपलोड किया है। और साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद है, तो हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एमपीएससी जीके ट्रिक्स में आप सबका मनपूर्वक स्वागत है। आज हम वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे, तो आप सभी ये वीडियो ध्यान से देखें और ज़रूरत पड़ने पर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आप ठीक से देखोगे तो एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 1951 में। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। ये ध्यान में रखना है आपको, इस पे एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा गया है। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। और कलम 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। कलम कौन सा है? कलम 280। ये जो वित्त आयोग है वो कलम 280 के तहत स्थापन किया गया था। तो ये जो वित्त आयोग है उसको संवैधानिक आयोग एवं सलाहकारी आयोग भी कहा जाता है। संवैधानिक आयोग यानी कि वो संविधान के द्वारा स्थापित किया गया था और सलाह देना एक वित्त आयोग का महत्वपूर्ण काम है। तो उसके बारे में बाद में डिटेल जानकारी लेंगे हम। तो देखते हैं उद्देश्य क्या था, वित्त आयोग का उद्देश्य क्या था। तो भारत की केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्त का बंटवारा करना। भारत का जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं उनके बीच वित्त का बंटवारा कैसे करना है, ये डिसाइड कौन करता है? तो दोस्तों वित्त आयोग करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कर जमा होता है, पूरे देश का जो कर टैक्स जमा होता है, वो टैक्स का बाद में क्या होता है? तो वही तो काम वित्त आयोग को करना पड़ता है। ये जो वित्त आयोग स्थापन किया गया उसके बाद वो डिसाइड करता है कि केंद्र सरकार को कितना दिया जाए और राज्य सरकारों को कितना दिया जाए, ये डिसाइड कौन करता है? तो ये जो करों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वित्त आयोग पूरा डिसाइड करता है कि केंद्र सरकार को कितना रखा जाए और राज्य सरकार को कितना रखा जाए। तो ये बंटवारे में कभी कभी कोई किसी राज्य को कम हिस्सा मिलता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये राज्य को कम हिस्सा मिला है और बाजू वाले को ज़्यादा हिस्सा मिला है। तो कभी कभी ये राज्य नाराज भी हो जाते हैं, भाई ये देखो बाजू वाले को ज़्यादा हिस्सा मिला, हमको कम हिस्सा मिला। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग फैक्टर से होता है, यानी कि लोक संख्या है, वहाँ का इनकम है, टैक्सेस कलेक्शन है, क्षेत्रफल है और बहुत सारे कई फैक्टर्स होते हैं जो वित्त आयोग डिसाइड करके वो राज्यों को बंटवारा करता है वित्त आयोग का। तो दोस्तों, जैसे हमारा एक घर में एक मतलब बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, तो हमारा सारा खर्चा हम उस सेविंग अकाउंट से करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? सेविंग अकाउंट से करते हैं। तो उसी प्रकार देश का एक सेविंग अकाउंट होता है, उसको बोलते हैं संचित निधि। और दूसरा एक अकाउंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो है वो राष्ट्रपति के अंडर होता है। मतलब देश के कोई किसी राज्य में कुछ सूखा पड़ गया, कुछ भूकंप आ गया या कुछ आपत्ति आ गई, कुछ बाढ़ आ गई, तो राष्ट्रपति जी उस आकस्मिक निधि से वो पैसा खर्च कर सकते हैं। बाद में उनको एक बार खर्च करने के बाद उनको संसद से उसको परमिशन लेनी होती है। तो जो संचित निधि है वो क्या होता है? हमारा जो टैक्स वगैरह जो जितना सारा पैसा है हमारा देश के लोगों का, वो सब संचित निधि में चला जाता है। और वो संचित निधि में जो पैसा है उसका बंटवारा कौन करता है? तो ये वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग डिसाइड करता है कि केंद्र सरकार को ये संचित निधि में से कितना पैसा दिया जाए और राज्य जितने भी राज्य सरकार है उनको कितना पैसा दिया जाए। तो ये सब कौन सा डिसाइड करता है? तो वित्त आयोग डिसाइड करता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है संचित निधि। संविधान के अनुच्छेद 275 एक के तहत संसद कानून के जरिए जरूरत पड़ने पर राज्यों को अनुदान के तौर पर पैसा दे सकती है। दोस्तों ये देखिए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। संविधान के अनुच्छेद 275 एक के तहत संसद एक कानून बना के कानून के जरिए राज्यों को अनुदान यानी सब्सिडी के तौर पर पैसा दे सकती है। मतलब संसद को लगा कि किसी राज्यों में ज़्यादा गरीबी है या कुछ अलग अलग से फैक्टर है, कुछ बाढ़ आ गई है, कुछ उसके मुसीबत आ गई है, तो संसद कानून के तौर पर एक सब्सिडी के तौर पर उस राज्य को पैसा या अनुदान दे सकती है। तो यह अनुदान कितना होगा, ये वित्त आयोग की सिफारिश के बाद तय किया जाएगा। मतलब ये सब्सिडी या अनुदान कितना होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये वित्त आयोग डिसाइड करेगा और वो जो सिफारिश करेगा उसके बाद तय होगा कि किसी राज्य को कितना सब्सिडी या अनुदान देना चाहिए।
इसके अलावा अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र और राज्य दोनों किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं, लेकिन इसे वित्त आयोग के निर्णय क्षेत्र से बाहर रखा गया है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मतलब एग्जाम पूर्ण एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है, इसके अलावा अनुच्छेद 282 के तहत, तो अनुच्छेद 282 आपको ध्यान में रखना है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं। तो ये सवाल के एग्जाम में आ सकता है। अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र और राज्य दोनों सार्वजनिक उद्देश्य, उनका जो भी सार्वजनिक उद्देश्य होगा उसके लिए सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन इससे वित्त आयोग के निर्णय से बाहर रखा गया है। मतलब अब आगे देखेंगे हम किस निकष के आधार पर बंटवारा किया जाता है। वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे निकष होते हैं, उनमें मेन निकष लेंगे हम कि उसके ऊपर ये जो राज्य है उनको बंटवारा करता है वित्त आयोग। तो देखते हैं सबसे पहले हम राज्य की लोक संख्या। तो राज्य की लोक संख्या के आधार पर कैसे बंटवारा किया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी राज्य की लोक संख्या कम है, मतलब केरल है, उसने लोक संख्या में आपने कटौती की है, मतलब उनने लोक संख्या घटाई है। और किसी राज्य मानो जैसे बड़े राज्य है यूपी बिहार अलग से महाराष्ट्र, उनकी लोक संख्या बड़ी है। तो वित्त आयोग क्या करता है, तो जिस राज्य की लोक संख्या ज़्यादा है उनको ज़्यादा परसेंटेज देता है। मतलब देखिए आप सब देख सकते हैं, यूपी बिहार महाराष्ट्र और ये नीचे देखिए केरला, नीचे के राज्य देखिए तमिलनाडु, जो भी कुछ है हा? तो इनकी लोक संख्या में बढ़ गई है, मतलब इनका पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो इनका पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, इनको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, वेटेज ज़्यादा मिलेगा वित्त आयोग के सिफारिशों में, मतलब ज़्यादा पैसे उनको मिलेंगे। और केरला वगैरह तमिलनाडु जो इन्होंने लोक संख्या घटाई है तो इनको कम मिलेगा, क्योंकि ये कम लोक संख्या को मतलब सर्विस के लिए या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कम पैसे चाहिए, कम पैसे लगेंगे, इसलिए उनको कम मिलता है। और जो यूपी बिहार और महाराष्ट्र है उनको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनकी लोक संख्या बड़ी है। तो पहले क्राइटेरिया था दोस्तों 1971 की लोक संख्या बेस माना जाए। पहले जो अब तक के जितने वित्त आयोग है उन्होंने 1971 ये बेस ईयर रखा था, लेकिन अभी हाल ही में 15वां जो वित्त आयोग है उन्होंने क्या किया, 2011 की लोक संख्या बेस मतलब आधार लोक संख्या मानने का डिसीजन लिया। तो इसी को लेकर अभी जो साउथ के जितने भी सारे राज्य हैं उन्होंने नाराजगी जताई है और वित्त आयोग को उनकी नाराजगी भी दिखाई है। मतलब उनका क्या कहना था, तो 1971 के लोक संख्या के हिसाब से उनके उसके बाद 1971 के बाद ये जो साउथ वाले स्टेट है उन्होंने अपनी लोक संख्या घटाई है। मानो उन्होंने एक तरह से अच्छा काम किया है कि उनकी लोक संख्या 1971 के बाद उन्होंने बहुत काफ़ी सारी घटाई है। लेकिन यूपी बिहार महाराष्ट्र आदि जैसे बहुत बड़े बड़े राज्य है उनकी लोक संख्या बढ़ गई है, तो उनका उसके ऊपर उन्होंने मतलब अच्छा काम नहीं किया, ऐसा ये साउथ वाले राज्य स्टेट का कहना है। और बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि 2011 की बेस जनसंख्या पकड़ी जाएगी। तो 2011 की पकड़ेंगे तो साउथ वाले जो स्टेट है उनको कम हिस्सा मिलेगा, और जो बड़े राज्य है जिनकी लोक संख्या बढ़ गई है उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि उनको सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में ज़्यादा खर्चा लगेगा, सर्विस लोगों तक पहुंचाने में ज़्यादा पैसा लगेगा। इसलिए उन्होंने अभी बहुत इशू चल रहा है कि वो बाकी साउथ वाले स्टेट नाराज है वित्त आयोग के इस डिसीजन से। ये भी आपको पूछा जा सकता है पर एग्जाम में कि हाल ही में साउथ के स्टेटों ने वित्त आयोग के खिलाफ नाराजगी क्यों जताई है। तो बेस ईयर को लेकर 1971 साउथ के स्टेट का कहना है कि 1971 बेस ईयर ही रखो, 2011 मत करो। आगे का निकल देखते हैं हम, राज्य का क्षेत्रफल। मान लो किसी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा है और साउथ के जो केरला गोवा बाकी आदि जो स्टेट है उनका कम है, तो उनको कम हिस्सा मिलेगा, कम परसेंटेज मिलेंगे। और जिसका बड़ा है उसको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है तो उनकी ज़रूरतें भी बड़ी होंगी, और जिनका क्षेत्रफल कम है तो उनकी ज़रूरतें भी कम होगी। इसके ऊपर भी परसेंटेज का वेटेज किया जाता है। अब ये देखेंगे आय का अंतर होता क्या है। ये फर्क होता है कि पर कैपिटल इनकम ऑफ स्टेट
विद द एवरेज पर कैपिटल इनकम ऑफ ऑल स्टेट। मतलब जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम होंगी उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा बाकी राज्यों के साथ आने के लिए। मतलब आप देख सकते हैं किसी राज्य बड़े राज्य है या किसी बिहार वगैरह, उनकी पर कैपिटल इनकम बहुत ही कम है, और केरला, गोवा, दिल्ली जैसे राज्य है उनकी पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा है। तो देश की भी इन कम ज़्यादा आय होने से देश की भी पर एवरेज जो आय है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो बिहार की मतलब मान लो जी 50-40 रुपये है, 50 रुपये है, और देश की है मान लो एवरेज 100 रुपये है। तो बिहार को स्टेट की एवरेज आय के साथ आने के लिए उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा। मतलब आय का अंतर, जो जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा। तो दोस्तों अब हम फॉरेस्ट क्षेत्र देखते हैं। तो फॉरेस्ट क्षेत्र क्या होता है, जिस राज्य का फॉरेस्ट एरिया बड़ा है, मतलब जिस राज्य में फॉरेस्ट बड़े पैमाने पे है, मतलब उन स्टेट में आर्थिक क्रियाओं के लिए या विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। मतलब वहाँ पे सारे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, तो डेवलपमेंट कहाँ होगी, ना पेड़ काटे जाएंगे ना कुछ किया जाएगा, तो डेवलपमेंट और विकास नहीं होगा। तो उनके लिए डेवलपमेंट और विकास के लिए जगह उपलब्ध नहीं होगी, तो इसलिए उनको ज़्यादा शेयर मिलेगा। मतलब जिस राज्य में फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरिया जिस राज्य में ज़्यादा है, देखिए फॉरेस्ट एरिया जिस राज्य में ज़्यादा है उनको ज़्यादा शेयर मिलेगा, ज़्यादा शेयर मिलेगा। हुँ? और जिस राज्य में फॉरेस्ट एरिया कम है उनको कम शेयर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है या तो बहुत तौर पे पेड़ वगैरह काटे गए। तो अब हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं। मान लीजिए कुछ स्टेट है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वो तो केंद्र शासित प्रदेश है, और त्रिपुरा जैसे स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। देखिए मिजोरम में कितना है फॉरेस्ट एरिया, मिजोरम में है 86.27%। आपका ये भी हो जाएगा, एक क्वेश्चन में आपका ये भी हो जाएगा। मिजोरम में फॉरेस्ट एरिया कितना है, मिजो में कितना है 86.27 फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितना है फॉरेस्ट एरिया दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, अरुणाचल प्रदेश में 79%, 79.96%। उसके बाद आता है नागालैंड, नागालैंड में कितना है, नागालैंड, नागालैंड में आता है 75.33%। उसके बाद आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा में फॉरेस्ट एरिया है 73.68। तो ये जो ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाले स्टेट है उनको ज़्यादा शेयर मिलेगा वित्त आयोग के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जगह है ही नहीं, तो इस इनको ज़्यादा मिलेगा। और जो कम जो कम कम फॉरेस्ट एरिया वाले स्टेट है, मान लीजिए गुजरात है, गुजरात में फॉरेस्ट एरिया है ओनली 7.52। उसके बाद बिहार है, बिहार को बिहार का फॉरेस्ट एरिया है 7.75। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तौर पे पेड़ काटे गए या पेड़ है नहीं, फॉरेस्ट है नहीं, तो उनको कम शेयर मिलेगा। हरियाणा भी उसमें आता है। तो ये, तो दोस्तों पांचों पॉइंट हम देखेंगे कर प्राइस। तो कर प्राइस क्या होता है, कर प्राइस मतलब कोई भी स्टेट अपने स्टेट में टैक्स किस तरह से कलेक्ट करता है, मतलब कितने अच्छे तरीके से वो टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स चोरी किस तरह से रोकता है, उस तरह से किए जाने प्रयास के हिसाब से उसको वित्त आयोग उसको शेयर हायर करता है। तो अब छठा पॉइंट देखेंगे हम, आर्थिक अनुशासन। आर्थिक अनुशासन यानी क्या, इकोनॉमिक डिसिप्लिन। इसमें मेन फोकस होता है वेल्थ एंड वेलफेयर पे, मतलब किसी स्टेट में महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, उस स्टेट का ग्रोथ कितना है, ये सारी चीज़ें उसमें देखा जाता है। हाल ही में कुछ बैंकों ने अर्थ मंत्री जी से शिकायत की है कि कुछ किसान अपने खाते में से पैसे निकाल रहे हैं, मतलब कि उन किसानों का ऐसा लगता है कि उनका सरकार उनका कर्जा माफ़ कर देगी और फिर उनको लोन के पैसे भरने नहीं पड़ेंगे। ये आर्थिक अनुशासन बिगड़ जाएगा देश का, ये ऐसा बैंक का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात है कि किसानों के खाते में पैसे होते ही नहीं है, तो वो निकालेंगे कैसे? और और एक बात है कि उद्योगपतियों का, लिमिटेड कंपनी की आड़ में उद्योगपतियों का कर्ज भी माफ़ किया जाता है, लेकिन उनको हेयर कट के नाम से जाना जाता है। उसको उद्योगपति का जो कर्जा माफ़ होता है उसके लिए क्यूट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो है हेयर कट।
तो आर्थिक अनुशासन में ये सब चीज़ें आती है। संरचना कैसे होती है? तो दोस्तों देखिए, वीडियो में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त अनुच्छेद 280(1) में ये प्रावधान है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों को, उससे मिलकर वित्त आयोग बनेगा। ये अनुच्छेद 280(1) में कहा गया है। देख लीजिए आप, 200 अनुच्छेद 280(1) में कहा गया है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्यों से मिलकर बनेगा। दूसरी बात है अनुच्छेद 282। अनुच्छेद 282 के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग की निर्धारित करे। ये 2 अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे राष्ट्रपति जी है। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और अन्य 4 मेंबर को वो चुनते हैं, मतलब नियुक्त करते हैं। तो ये जो वित्त आयोग, ये जो राष्ट्रपति जी है, ये वित्त आयोग के एक अध्यक्ष है और ये अन्य 4 मेंबर है, मतलब कुल अध्यक्ष और 4 सदस्य बनकर कुल 5 मेंबर हो गए। तो ये वित्त आयोग की संरचना होती है। आगे देखेंगे हम, अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो जो लोक मामलों का ज्ञाता हो। मतलब वो अध्यक्ष इस तरह का होना चाहिए, वो लोक मामलों, मतलब उसके लोक मामले जो होते हैं, मतलब वो उसको ज्ञान होना चाहिए। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, उसको लोक मामलों का ज्ञान होना चाहिए। अन्य 4 सदस्यों में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता हो, या उन्हें प्रशासन व वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो, या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो। देखिए दोस्तों, ये जो अध्यक्ष है उसको लोक मामलों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, ये 4 सदस्य जो चुने जाते हैं उनमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता होनी चाहिए। मतलब वो जो 4 सदस्य है उनमें उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने की अर्हता होती है वो उनमें होनी चाहिए। और प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। उनको एडमिनिस्ट्रेशन और जो फाइनेंस के मामले होते हैं उसका विशेष ज्ञान होना चाहिए। और एक उनको अर्थशास्त्र का भी विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो सब बातें वित्त आयोग से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें जरूरी है भाई। बाद में देखेंगे, अध्यक्ष और सदस्य को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। अब एग्जाम में ऐसा भी सवाल आता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है या नहीं, तो उनको दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे देखेंगे हम, कार्यकाल। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति आदेश द्वारा तय किया जाता है कि इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। मतलब राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा तय किया जाता है कि उनकी पुनर्नियुक्ति करनी है या नहीं करनी। इनकी योग्यता का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। मतलब ये पुनर्नियुक्त करने की योग्य है या नहीं, उसका संसद द्वारा निर्धारण किया जाता है। बाद में वित्त आयोग की 5 साल की अवधि के लिए सिफारिशें देता है। वित्त आयोग जो है वो 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें देता है, तो जनरली उनका कार्यकाल भी 5 साल के लिए होता है। नियुक्ति, अब देखेंगे नियुक्ति। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है। अभी तक 15 वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। 2017 में नवीनतम वित्त आयोग NK सिंह भारतीय योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। तो ये देखिए, वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है, मतलब हर 5 साल बाद वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है। अभी तक कितने वित्त आयोग नियुक्त किए दोस्तों? तो 15 वित्त आयोग नियुक्त किए। और 15 वित्त आयोग तो जो अध्यक्ष है उनके, वो कौन है? NK सिंह। ये भी आप ध्यान में रखिए, NK सिंह की अध्यक्षता में 15 वित्त आयोग स्थापित किया गया है। अब देखेंगे वित्त आयोग क्या कार्य करता है। तो वित्त आयोग का कार्य क्या है दोस्तों? अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमनों का आवंटन। मतलब दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में ये बताया कि भारत के राष्ट्रपति को वित्त आयोग सिफारिश करता है कि संघ एवं राज्यों के बीच
शुद्ध प्राप्ति मतलब जो शुद्ध प्राप्ति है, मतलब जो टैक्स है, जो पैसा मिला है, उसको किस तरह से वितरित किया जाए, उसको सिफारिश करने का वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। बाद में अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान सहायता दिए जाना। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं मैं, अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान एवं सहायता दिए जाना। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना। मतलब राज्य का जो वित्त आयोग है उसके द्वारा की गई सिफारिश, मतलब पंचायत और नगर पालिकाएं, उनको लिए भी अनुदान और जो बाकी चीजें होती है उस राज्य की संचित निधि में से उनको देने के लिए उसको सिफारिश करना, ये भी एक वित्त आयोग का काम है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो। मतलब राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति ने बताया कि भाई कोई निर्देश बताया कि जो देश के हित में हो या सुदृढ़ वित्त के हित में हो, तो वो भी ये करना वित्त आयोग का काम है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अब तक के जितने भी सारे 15 वित्त आयोग हुए उनके अध्यक्ष और उनका कार्यकाल, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब तक के जितने भी सारे वित्त आयोग हैं उनके अध्यक्ष है और उनका कार्यकाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप पूरा पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अक्सर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या बीच में किसी भी 5 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछते हैं। तो आप इन सब 15 नाम को कैसे याद रखेंगे? एक तो काफी मुश्किल हो जाएगा कि आप 15 नाम इतने सीरियली कैसे याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको अब ये इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक बहुत आसान है, आप ध्यान से देख लीजिए और समझ भी लीजिए। उसका ट्रिक है, निशाचरा त्यारेशीचं साप खुराक रेस। निशाचरा त्यारेशीचं साप खुराक रेस, इतना 2-3 बार बोल दीजिए अपने मन में और रिपीट रिपीट करते जाइए और बीच बीच में याद करते जाइए। निशाचरा त्यारेशीचं साप खुराक रेस, वे ये वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाम। तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये खुद मैं आजमा चुका हूँ। आप बस ये लाइन, आधी ही लाइन है, बस ध्यान रखना है। 15 अध्यक्ष के नाम रखने या नाम याद रखने से बेहतर है कि ये ट्रिक आप याद रखें। निशाचरा त्यारेशीचं साप खुराक रेस। तो नी से होता है नियोगी, नी से होता है नियोगी, स से होता है संथानम, च से होता है चंदा, रा से होता है राजमन्नर, त्या से होता है त्यागी, रे से होता है रेड्डी, शे से होता है शेलार और च से होता है चौहान। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे 8वां जो वित्त आयोग है वाई चौहान। और उसके बाद 9वां वित्त आयोग है, सा से होता है सावे, प से होता है पंत, खु से होता है खुसरो, रा से होता है रंगराजन, क से होता है केड़कर, र से होता है रेड्डी और स से होता है सिंह। बस इतना ही है। 15 नाम आपको ये आधे लाइन में से पूरे की पूरे याद आ जाएंगे। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, आधे लाइन निशाचरा त्यारेशीचं साप खुराक रेस। दोस्तों देखिए, ये लाइन ट्रिक याद रखिए, आप कभी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं भूलेंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 15 फाइनेंस कमीशन, मतलब 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष और वो 4 सदस्य जो है वो आपको सामने दिख रहे हैं और साथ में सेक्रेटरी भी है। तो आप देख सकते हैं 15वां वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष जो है वो एन के सिंह, बाद में अरविंद मेहता उनके सेक्रेटरी है। वित्त आयोग के 15 वित्त आयोग के सेक्रेटरी अरविंद मेहता, अध्यक्ष है एन के सिंह और मेंबर जो है बाकी 4, उसमें शक्तिकांता दास, बाद में अनूप सिंह, बाद में रमेश चंद और लास्ट में अशोक लाहिरी। ये 4 सदस्य एन के सिंह अध्यक्ष और अरविंद मेहता सेक्रेटरी, ये 15 फाइनेंस कमीशन के हैं। तो दोस्तों अब हम वित्त आयोग के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे और कुछ तथ्य समझ लेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे आप, 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर में से राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 32% से 42% तक हस्तांतरण के लिए सिफारिश की थी, जिससे सहकारी संघवाद की ओर एक सकारात्मक गति पैदा हुई।
देखिए दोस्तों, 14 जो वित्त आयोग था उसने केंद्रीय कर में इकट्ठा होता था, उसमें से राज्यों को पहले कितना परसेंट दिया जाता था? 32% हिस्सा दिया जाता था। उसको 14 वित्त आयोग ने क्या किया, 14 वित्त आयोग ने क्या किया, उसको बढ़ाकर 42% कर दिया। उससे स्टेट भी काफी खुश हो गए थे और सहकारी संघवाद की ओर एक सकारात्मक गति पैदा हुई थी। इसके अतिरिक्त पूर्व योजना आयोग को एक केंद्रीय संस्था के रूप में देखा गया जो राज्य सरकारों के लिए अनुत्तरदायी मानी गई। अतः इसके स्थान पर सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित नीति आयोग का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो है पूर्व योजना आयोग था, आप सबको पता है पूरे पूर्व योजना आयोग जो नीति आयोग के पहले था, वो एक केंद्रीय संस्था के रूप में उसको देखा जाता था। मतलब पूर्व योजना आयोग जो है उसको एक केंद्रीय संस्था के तौर पर उसको देखा जाता था जो राज्य सरकारों के अनुत्तरदायी माने जाता था। मतलब जो वो राज्य सरकारों के लिए आंसरेबल नहीं था, वो जो डिसीजन लेगा वही फाइनल होगा, वो राज्य सरकार कुछ भी बोले वो जो बोलेगा पूर्व योजना आयोग वही मानना पड़ता था। अतः इसके स्थान पर सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित नीति आयोग का गठन किया है। अभी क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, नीति आयोग का गठन किया। मतलब क्या किया, अब जो नीति आयोग है उसमें सारे स्टेट के मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह है उनका मीटिंग होता है, उनके उनसे सुने जाते हैं और बाद में डिसीजन लेता जाता है। ये जो नीति आयोग और पूर्व योजना आयोग में फर्क है। इन सब के अलावा जीएसटी अधिनियम द्वारा एक जीएसटी काउंसिल को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है जो अपने निर्णयों में राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। इन सब के अलावा क्या हुआ, अभी जीएसटी आ गया है, आप सभी को तो पता ही है, एक जीएसटी काउंसिल को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। मतलब जीएसटी काउंसिल एक क्या है, संवैधानिक निकाय जो अपने निर्णयों में से राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। मतलब तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट टॉपिक देखेंगे हम, 15 वित्त आयोग के संबंध में चिंता के मुख्य कारण क्या है, क्यों चिंता हो रही है राज्य सरकारों को। तो देखिए 15 वित्त आयोग के विचार के लिए संदर्भों की शर्तों से केंद्र की सहकारी संघवाद पर संदेह जताया जा रहा है। ये जो 15 वित्त आयोग है उसकी जो संदर्भों की शर्तों है से केंद्र की सहकारी संघवाद पर संदेह, मतलब डाउट बताया जा रहा है केंद्र की सहकारी संघवाद की भूमिका को लेकर। मतलब सहकारी संघवाद होता क्या है दोस्तों, ये समझना होगा पहले कि सहकारी संघवाद आखिर होता क्या है। तो आप जान लीजिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को साझा समस्याओं से निपटने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयास करना होता है, उसको सहकारी संघवाद बोलते हैं। मतलब एकता से शक्ति, मतभेद से बिखराव, एकता से शक्ति मतभेद से बिखराव, ये सहकारी संघवाद की भूमिका है। अगला पॉइंट है, 15 वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन किए जाने की अनुशंसा की गई है। वर्तमान में इस हेतु 1971 की जनगणना का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी जो 15 वित्त आयोग है वो 2011 की जनगणना बेस ईयर पकड़ने वाला है। तो पहले इससे पहले क्या होता था, 1971 की जनगणना बेस ईयर पकड़ते थे। तो अभी उसको लेकर बहुत खींचातानी चल रही है राज्यों के बीच और वित्त आयोग के बीच। तो इससे क्या होगा, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के मध्य विवाद का एक सबसे गंभीर मुद्दा उभर रहा है। मतलब इससे क्या हो रहा है, अभी नॉर्थ के जो स्टेट है और साउथ के जो स्टेट है उनके बीच एक सबसे गंभीर मुद्दा उभर रहा है, मतलब उनमें झगड़ा होने की आशंका है। जनगणना आधार के बदलाव के कारण सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये जनगणना का जो आधार है, मतलब जो पहले 1971 था, अभी जो 2011 पकड़ा है, तो उनमें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब जो अभी बेस ईयर बदल दिया तो सभी चीजें चेंज हो जाएगी, इसलिए सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर उन दक्षिण राज्यों को नुकसान होने की ज्यादा संभावना है जो दशकों से अपनी आबादी को नियंत्रित करने के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कम जनसंख्या वृद्धि स्वाभाविक रूप से कम प्रजनन दर से जुड़ी हुई है जो बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास का एक परिणाम है। मतलब आपको बताया कि मैंने केरल और गोवा, जो तमिलनाडु साउथ की जो स्टेट है, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है पॉपुलेशन के बारे में या कम प्रजनन दर के बारे में, तो और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, तो उनको ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। दक्षिण राज्य जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी
आदि तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये खत्म हो गया वीडियो हमारा। अब हम सवाल और जवाब मतलब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन है, 14 वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो 14 वित्त आयोग है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उसका ऑप्शन क्रमांक एक है, ए है 14 वित्त आयोग अवधि 2015 से 20 है। कर हिस्सेदारी में राज्यों का हिस्सा 42% करने की संतुष्टि दी है। कुल करों का सबसे ज्यादा कर का हिस्सा गुजरात को दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को कुल करों का 1.85% हिस्सा दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, तो इनमें सही जवाब कौन सा है। तो सही जवाब है दोस्तों आंसर सी। आंसर सी, कुल करों का सबसे ज्यादा कर का हिस्सा 17.95 उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ये गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब क्या है, कुल करों का सबसे ज्यादा हिस्सा 17.95 उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 14 वित्त आयोग ने राज्यों को दिए जाने वाले कर हिस्से में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसे दिया है। मतलब ये जो 14 वित्त आयोग है, राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसे दिया है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है राज्य की जनसंख्या को। ऑप्शन नंबर बी राज्य में आय असमानता को। ऑप्शन नंबर सी राज्य के क्षेत्रफल को। और ऑप्शन नंबर डी राज्य में बाहरी क्षेत्र को। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आंसर क्रमांक बी। ऑप्शन क्रमांक बी, राज्य में आय असमानता को। राज्य में आय असमानता को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया है। तो दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। ऑप्शन बी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केरकर थे। ऑप्शन सी 12 वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगाराजन थे। ऑप्शन डी बी और सी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, निसचेरा त्यारेशीच साप खुराक रेस, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। तो अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन की बात करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। ऑप्शन बी अनुच्छेद 295। ऑप्शन सी 124, अनुच्छेद 124। ऑप्शन डी अनुच्छेद 130। तो उसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद ए 280। तो नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, भारत में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है। तो उसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन बी वित्त मंत्री। ऑप्शन सी संसद। ऑप्शन डी रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो दोस्तों इसका कौन करता है वित्त आयोग की स्थापना, मैंने आपको बताया था। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला सवाल है, अभी तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो अभी तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, हमने देखा अभी तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं।